देखिए, दूसरा वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी का। ब्रिटिश ताज का शासन अधिनियम जितना भी अधिनियम पारित हुआ उसके तहत पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद का भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद के सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो कि अधिनियम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों के वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्ण नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल जो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। अब परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने या प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसके पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जो मार्टिन जोसेफ सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों को बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघनात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वंद्व शासन चल रहा था 1919 मार्टिन जोसेफ के द्वारा, वो जो अधिनियम था प्रांतों में द्वंद्व शासन, वो समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत में अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। अभी चैप्टर पढ़े हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त था। तो अभी बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त था, अभी भी पढ़े थे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में। दूसरा क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो की गई थी वो हम पढ़ रहे थे, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अभी भी पढ़े हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए नीचे लिख भी दिया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरे थे। देखिए ये जो है ना अंडरलाइन कर लीजिए, कौन था, एक मिनट देखिए, हाँ कौन था, मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरे थे। वे दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण इसमें सही उत्तर नहीं था, अभी भी बताए थे। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1937 में किया गया था। सिंध और उड़ीसा, अभी भी पढ़े थे। केंद्र में द्वंद्व शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है। कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित कौन सा विशेषताएं बताएं। ठीक है, तभी पढ़ते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वंद्व शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही बोला है, प्रांतों में द्वंद्व शासन की व्यवस्था किया था 1919 के मार्टिन चेमस्फोर्ड के द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था नहीं, ये जो तो पार्लियामेंट 1909 में हुआ था। ठीक है, मुसलमानों के लिए केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये जो था 1919 में मार्टिन चेमस्फोर्ड में हुआ था, इसलिए इसका जो 1 और 3 सही होगा। नीचे भी वही बात लिखा है, विस्तार में अभी विस्तार से पढ़ के आए इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में मार्टिन चेमस्फोर्ड के द्वारा हुई थी, यही विस्तार से लिखा है। और भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किसके तहत। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 1919 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन और राज्य परिषद द कंट्रोल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक में 5 वर्ष कहलाता था आता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कंट्रोल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचन तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य के परिषद 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 का मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचन और 41 मनोनीत होता था तथा फिर 145 कर दिया गया, क्योंकि 104 जो निर्वाचित होता था और 41 मनोनीत होने लगा कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्यों भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्यों की निर्वाचित होने के कारण उनके उल्लेखनीय में से उन्हें निर्वाचित सदस्यों की संख्या शामिल कर दी गई। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया। तो 1919 एक्ट के तहत लाया गया था। विचार कर कहा रहा है 1919 के मार्टिन चेमस्फोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये जो दोनों बात सही, सिर्फ एक बात सही है, क्योंकि जो 21 वर्ष की आयु है वो नहीं बात कही गई थी। देखिए पढ़ लेते हैं। मार्टिन चेमस्फोर्ड सुधार के रूप में अविवाहित भारत सरकार अधिनियम 1919 दो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसलिए प्रश्न पहला गलत हो गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों को प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था।
भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है। 1919 में ये बात कही गई थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। जी हाँ, ये बात भी सही कहा गया। देखिए पढ़ लेते हैं कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में हुआ था। पूछ सकता है कि पहला ICS परीक्षा कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में और दूसरा दिल्ली में हुआ था। 1930 के दशक के अंतर्गत यह यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो भारत शासन 1919 के तहत हुआ था। तो ये जो मतलब क्या पूछा है इसमें, तो एगो जो हुआ था 1926 और 1945। देखिए क्या पूछा ना कि वर्ष 1926 और वर्ष 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन था। ठीक है। तो 1926 और 1945 जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में किया गया था। और शुरू कहेगा तो 1926 वाला हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कल किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत का सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य मत शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। कौन? तो 1935 अधिनियम द्वारा। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो अभी भी पढ़े थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन जो था भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लेखित किया है। ये जो अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया है। इससे अतिरिक्त प्रांतों में द्वंद्व शासन समाप्त कर केंद्र में द्वंद्व शासन को लागू किया गया जो कि प्रांतीय स्वतंत्रता को सूत्रपात का संकेत देता है। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। इसलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। कह रहा है कि एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता में से इसमें नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं है? तो इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासंघ के प्रावधान था, बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये नहीं था, गवर्नर को किया गया था। ठीक है। यह प्रांतीय सहायता का सूत्रपात का संकेत देता है। जी हाँ, अभी पढ़े थे। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ये बिल्कुल पढ़े थे। तीनों होगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वंद्व शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 अधिनियम के द्वारा। इस किताब में ही लागू बहुत एक ही क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तभी अभी पढ़े थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये है ए नंबर। वही है किस एक अधिनियम में ने भारत में संघीय शासन की स्थापना दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में विशेष शक्ति किसको दी गई थी? विशेष शक्ति, हाँ अभी बताए थे, गवर्नर जनरल को दी गई थी।
कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी व्यवस्था नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान इसमें निहित नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था और अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में सम्मिलित है। कौन कौन है जो देख लेते हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। जी हाँ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ये क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये जो था ना, यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, अधिकतर जो बात लिया गया है संविधान में 1935 के तहत ही लिया गया है, तो इसलिए लिखा है कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस तरह से 25वां क्वेश्चन आ गए हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही जो वर्मा भारत से अलग हो गया था 1937 में। अब देखिए दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। चैप्टर थोड़ा लंबा है, हम अभी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम हमारे पास बच रही है इसलिए। देखिए, भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। पूछ देता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का जो मांग था वो कौन किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था और मई 1934 में किया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा का गठन का विचार एम.एन. राव ने दिया था। विचार कौन दिया था? एम.एन. राव ने दिए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। पुष्टि किया था। इस निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचन होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो था, आते हैं आगे। हाँ, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 339 से निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत का तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत का आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त को प्रांत से प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत का आवंटित में से कांग्रेस को 108, मुस्लिम लीग को 108 और मुस्लिम लीग को 73 था तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देशी रियासतों भाग नहीं लिया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा का तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें से 9 महिला थी, इनमें से हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मतलब भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों की 229 प्रतिनिधित्व और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधित्व शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये हमेशा पूछता है कितने समय में संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय पूरी लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसके कारण संभवतः संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने दिन को संविधान का निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके मतलब कि जब निर्वाचित हो उस दिन को छोड़ के 17 दिन है, ठीक है, ऐसे उसको लगा के 18 दिन हो गया है के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसके जो संविधान के कितने अधिवेशन हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अधिवेशन में 165 दिन हुए थे। 11 अधिवेशन और कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 114 दिन जो इसमें था, कुल 165 दिन था। 11 अधिवेशन हुआ और पूरा दिन मिलाया तो 165 दिन हुआ। उसमें से जो अभी 114 दिन जो था वो प्रस्ताव पर संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुए, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्य द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्वाचन के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव भी इनका शॉर्ट में हमेशा BN राव नहीं लिखता है, पर पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव है, को संविधान सलाहकार नियुक्ति किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा की कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितना थी? तो 15 थी। इसमें से हम बोल देते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी और छठा लीला राय, सातवां जी दुर्गाबाई, आठवां हंसा मेहता और नौवां कमला चौधरी, 10वां रेणुका रे, 11वां मौलवी चौधरी, 12वां दक्षयानी बेला वधून, 13वां बेगम एजाज रसूल, 14वीं जो थी एनिस आस्क्रिनी तथा 15वां जो था अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, इस तरह से कितनी थी? तो 15 थी। जो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। पूछ देता है कि कौन किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और ये कांग्रेस भारत है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था ये वाक्य। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिक्ष सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास अभी भी समय बच रही, तो क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। भारत के लिए संविधान का रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था, अभी भी पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो M राव अभी ही पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे ना। M राव पढ़े थे। 1934 में भारत संविधान निर्माता सभा का विचार M राव के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब? तो किसके तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके तहत? तो क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था।
हाँ देखिए, चौथा चौथा क्वेश्चन था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो अभी भी पढ़े थे कि 10 लाख व्यक्ति पर एक होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। इस मिशन अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा का गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा की निर्वाचन होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हाँ, तो देखिए, विलियम वुड जो था ना, वो नहीं था। बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स, फैंथिक लॉरेंस, एंडी अलेक्जेंडर, ये सब तीनों था। ठीक है, देखिए नीचे था कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य जो था, स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड था, फैंथिक लॉरेंस भारत सचिव था और एमबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था। ठीक है, पूछ देता है कि कौन कौन क्या था, तो एक बार देख लिए, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए नज़दीक कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो मतलब किसके तहत किया गया था? तभी भी पढ़े थे ना हम लोग कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। वही क्वेश्चन है। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन था? 7वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 के कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। देखिए, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? थी डॉक्टर एस राधा कृष्णा जो नहीं थे, बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सब थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्मित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार के गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत की बंटवारा बच जाता है। नहीं, कारण गलत है और ये जो पहला जो है ये सही है पर आर गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था बेवल योजना के तहत कि बंटवारा बच जाता, ऐसा नहीं था। उसका बंटवारा करने ही आया था वो। देखिए, अक्टूबर 1943 के यही है ना, हाँ, अक्टूबर 1943 के निम्नलिखितों के स्थान पर आर्किया वर्ल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्ति किए गए थे। वे भारतीय संविधान की गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय संप्रदाय के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया और वेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों को दोबारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी देखिए 10वां क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इस कारण से थोड़ा रुक गए थे वीडियो में। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सत्य कथन को हमको चुनना है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, वयस्क मताधिकार पर बिल्कुल नहीं था, इस कारण से तो नहीं होगा। और प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, अभी पढ़े थे। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। जी हाँ, बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। जी हाँ, तो 3 और 4 बिल्कुल सही कथन है। देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग
निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसकी निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तभी जो हम है कौन कौन सही है जो पढ़ लेते हैं। पहला है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही बोला है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, जी हाँ ये भी सही बोला है। तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुदलीय सदस्य संरचना नहीं थी, नहीं थी बहुदलीय संरचना जो थी ना थी, इसमें लिख दिया नहीं, इसलिए 2 गलत हो जाएगा, 1 और डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है जो बतावल करा है। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों में मदद से काम किया और इसमें से प्रारूप समितियों सबसे महत्वपूर्ण थी, जो बिल्कुल सही बोला है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, फारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था, जी हाँ ये भी सही है। पर इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, यही जो बात था नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। इस कारण से इसका देखिए नीचे दिया भी है कि सी इसमें गलत है। इसका डी पढ़ लेते हैं कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 आते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा का सदस्यों कौन थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य तो ही प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 14वां क्वेश्चन है। अब हम 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ था। तो जो हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, अभी भी पढ़े थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तभी पढ़े थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। भारतीय संविधान सभा को उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, हाँ यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही किए थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, पूछ देता है, तो फ्रैंक एंथोनी था। कौन था, फ्रैंक एंथोनी था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सभी को जानते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26वां। भारत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। एक ही क्वेश्चन बोले, बहुत बार रिपीट करता ही। भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और संविधान सभा को सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव जो था जवाहरलाल नेहरू रखे थे। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हाँ ये भी अभी भी बताए थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 30वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन सही है जो पढ़ते हैं। पहला है कि वे नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था, जी हाँ उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया था, ये बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मुखिया प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत संविधान को बनाने के हेतु भारतीय संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तभी भी पढ़े थे 12 अधिवेशन हुए थे। ऐसे 11 अधिवेशन कहा जाता है, पर टोटल अगर पूर्ण बोले तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ऐसे अगर 11 रहे तो 11 ही मारना है, 12 नहीं मारना है। भारत के संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि कौन बताई है, तो
सही तिथि 24 जनवरी 1950 को बताता है। सही तिथि 24 जनवरी 1950 था। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तभी पढ़ के आए हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पढ़े थे ना ऊपर, वही बात है। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इसमें इसको पढ़ने के बाद लास्ट हो जाएगी। मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे जे HC, ठीक है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो 1 के 4 होगा, 1 के 4 देखिए बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। प्रारूप समिति का मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो KM मुंशी थे, ठीक है। 3 नंबर, बी के 3। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य कौन था? तो BT कृष्णमाचारी थे, BT कृष्णमाचारी। 3 के 1 होगा। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष एक ही लास्ट में बचे हैं। संघ समिति का अध्यक्ष जो था जवाहरलाल नेहरू होंगे। भारतीय संविधान का निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, अभी ऊपर पढ़े थे, BN राव थे। भारतीय संविधान का निर्माण समय बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूर्ण नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्ति किया गया था। इस तरह से दूसरा चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर हम लेके आएंगे अगली वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।